तो हम सीख रहे थे इससे पहले वाले पार्ट में काइंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। मैंने आपको सिखाया था सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस, ऑब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, और अब हम तीसरा वाला पार्ट इसका सीखेंगे, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। अब ये जितने भी टर्म्स हैं मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा है कि इनको हम आगे जाकर सीखने की कोशिश करेंगे, वन बाय वन हम सीखेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस, रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। तो हम इसको डिफाइन करेंगे यहां पर IO में। फोर्थ पार्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, PREPOSITION। हमारे पास एक और वर्ड है इसी के जैसा, अगर मैं यहां से ई हटा दूंगा तो वो प्रीपोजिशन नहीं बल्कि प्रपोजिशन बन जाएगा, मीन स्टेटमेंट। तो इसीलिए याद रखने की जरूरत है, यहां पर प्रपोजिशन नहीं है, यहां पर प्रीपोजिशन है, होमोफोन है ये। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। अब मैं सीधे यहां पर लिखूंगा RRC, रेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन RRC। हम इसको डिफाइन करेंगे OP में। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड P स्टैंड्स फॉर प्रीपोजिशन, तो इसलिए बन जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये होगा इससे पहले सब्जेक्ट का पार्ट और ऑब्जेक्ट के 3 पार्ट्स। अब हम आ जाते हैं इसके चौथे पार्ट पे, दैट इज पॉजेसिव रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। तो हम बात करेंगे सीधे यहां पर RRC, हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे इसको POS स्टैंड्स फॉर पॉजेसिव रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। इसके बाद हमने यहां पर केसेस के बारे में इनको सीखा है, मतलब सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन के साथ, और इसी तरह पॉजेसिव के साथ। अब हम आगे चलकर सीखेंगे कि अब अगर हमारे पास इस किस्म के एडवर्ब्स जो डिटरमाइन करते हैं टाइम को, प्लेस को या काज रीजन को, तो उस वक्त हम कौन से प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे या उस वक्त हम किस काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे, वो हम सीखेंगे। 1 2 3 4 5। नाउ देयर इज 6th पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज एडवर्बियल रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस। जब बात आती है एडवर्बियल रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस की, तो ये बन जाएगा ADV सीधे तरीके में। लेकिन ये एडवर्बियल रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज जो खुद 3 काइंड्स के होते हैं। सबसे पहला वाला काइंड इसका क्या होगा, लेट अस गो थ्रू दैट। सबसे पहला हमने सीखा था उनके बारे में कि हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन्स ऑफ टाइम है, तो यहां पर अब होगा एडवर्बियल रिलेटिव क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्बियल रिलेटिव क्लॉज ऑफ टाइम। हम इसको सीधे इस्तेमाल में लाएंगे ADVT। ADV स्टैंड्स फॉर एडवर्बियल और T स्टैंड्स फॉर टाइम, डिनोट करते हैं इस चीज से। दूसरा वाला काइंड इसके पास क्या है, दैट इज एडवर्बियल रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्बियल रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस ऑफ प्लेस। तो यहां पर आ जाएगा ADVPL। PL स्टैंड्स फॉर प्लेस से पहले हमने सीखा था P ओनली स्टैंड्स फॉर प्रीपोजिशन, तो ये चीज याद रखने की जरूरत है। अब उसके बाद C वाला पार्ट इसका क्या होगा, एडवर्बियल रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन। एडवर्बियल रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस ऑफ कॉज और रीजन। तो हम इसको सीधे तरीके से डिनोट बात कर रहे थे एडवर्बियल रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन की। यहां पर मैं लिखूंगा ADVCR स्टैंड्स फॉर एडवर्बियल रिलेटिव क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन। तो हम सबसे पहले इस रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस में हम सीखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। व्हाई दिस पार्ट ऑफ क्लॉज इज कॉल्ड एज
सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, हम ये सीखेंगे आज। देखिए, रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज में हम अभी सीख रहे हैं सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, दैट इज एस। तो यहां पर सवाल आता है कि ये सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्यों कहा जाता है? व्हाई इट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज? हाउ इज इट डिटरमाइंड बाय द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। तो मैं आप लोगों को ये चीज यहां पर सिखाने की कोशिश करूंगा कि अब हम इस सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज में ऐसे प्रोनाउन का इस्तेमाल सीखेंगे जो किसी नाउन फ्रेज को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करेगा। मैं आप लोगों को ये वाली टर्म जो है टेक्निकल टर्म में सिखाने की भी कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा व्हेन अ नाउन फ्रेज, व्हेन अ नाउन फ्रेज और सिंपली वी कैन से दैट नाउन or pronoun, P-R-O-N-O-U-N, is replaced by a relative pronoun from its subject position तो तब जाकर इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज एस, सिंपली सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। देखिए, एज वी नो दैट इंग्लिश इज SVO लैंग्वेज। अगर इंग्लिश SVO लैंग्वेज है, रिलेटिव क्लॉजेस बनाने के लिए हमारे पास करने की क्या जरूरत है? हम एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस को मिलाकर एक रिलेटिव क्लॉज बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब हमारे पास 2 सेंटेंसेस होंगे तो इट मीन्स दैट हमारे पास होगा सेंटेंस 1 और ऐसे हमारे पास होगा सेंटेंस 2। सेंटेंस 1 में हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पर S1 और उसके बाद होगा इसके साथ V1 और इसके बाद इसके साथ होगी O1। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब एंड O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। ऐसे जब हमारे पास सेंटेंस 2 होगा तो इसमें हमारे पास बिल्कुल सेम तरीके से होगा सब्जेक्ट 2, वर्ब 2 और इस वर्ब 2 के बाद हमारे पास एंड में होगा ऑब्जेक्ट 2। अब देखिए, ऊपर वाले डिफिनेशन को हम यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस टेक्निकल टर्म में हमने सीखना है कि एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है जो किसी नाउन फ्रेज को इसके सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करें। आप बात मेरी समझ रहे ना? किसी नाउन फ्रेज को जो सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करे। अगर हमने यहां पर इस S2 को इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट, लेट अस एक्सप्लेन इट इन सम मोर टेक्निकल टर्म्स और इन सम विद सम एलैबोरेशन। हमारे पास लेट करेंगे सबसे पहले, लेट S1 बी द एंटीसीडेंट। अगर हमारे पास लेट एंटीसीडेंट है और दिस S1 हमारे पास एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट ऑलरेडी हमने सीखा है कि वो वाला नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज जो हम रिलेटिव प्रोनाउन से इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हमारे पास है S2 बी द शिफ्टर। अब बात आती है शिफ्टर की, तो इसका मतलब है ये वो वाला रिलेटिव प्रोनाउन है जो हम ये वो वाला प्रोनाउन है या ये वाला नाउन फ्रेज है या ये वो वाला नाउन है जिसके बदले हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अब ये वाला नाउन फ्रेज जो है जिसके बदले हमने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है वो शिफ्टर की जगह आया है, लेकिन शिफ्टर की जगह में आने के साथ साथ वो तो सब्जेक्ट की जगह पर भी आया है। ठीक है, तो हम आगे चलकर इसको फिर से इलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि वहां से किस किस्म का रिलेटिव क्लॉज हमें मिल जाएगा। तब जाकर विच इंप्लाइज दैट हमारे पास अब हम इस को इलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर मैं ले लूंगा सबसे पहले S1 जो है मैं इसके नीचे लिखूंगा कि ये एंटीसीडेंट है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो ही एंटीसीडेंट अपियर हो जाता है हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तो एंटीसीडेंट के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन
लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा किसके बदले इस्तेमाल? ये रिलेटिव प्रोनाउन हम शिफ्टर के बदले इस्तेमाल करेंगे, और वो शिफ्टर किस जगह पर है? वो शिफ्टर सब्जेक्ट की जगह है। तो इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल इंस्टेड ऑफ S2 होता है। ठीक है, अब कौन सा पार्ट रिलेटिव क्लॉज वाला पार्ट बन जाएगा? रिलेटिव क्लॉज वाला पार्ट अब वही वाला पार्ट बन जाएगा जो पार्ट शिफ्टर के बाद आता है। शिफ्टर के बाद हमारे पास आता है V2, तो हम V2 का इस्तेमाल करेंगे। शिफ्टर के बाद हमारे पास आता है O2, तो हम इसके बाद O2 इस्तेमाल करेंगे। अब आपका सवाल यहां पर आ जाएगा, सर ये वाला पार्ट कहां पर आएगा? ये वाला पार्ट अब हम इसके बाद इस्तेमाल करेंगे, मतलब V2 और V1 और O1 एंड में। अब कौन सा पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमारे पास बन जाएगा रिलेटिव क्लॉज? जहां से हम रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं और जहां पर वो इस रिलेटिव प्रोनाउन के साथ बाकी पार्ट इस्तेमाल होने वाला है, वो वाला पार्ट बन जाएगा रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, तो इसका मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन से लेकर V2 से लेकर O2 तक जो भी पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव क्लॉज पार्ट। अब बात आती है S1, V1 और O1 की। ये तो क्या है? ये मेन क्लॉज वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसके आगे हम बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, स्टे ब्लेस्ड।